दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपको तो हमसे ज्यादा ननंद नंदोई से प्यार है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रिया अपने पति अमर और 1.5 साल की बेटी खुशी की गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने ससुराल आई थी। उसकी ननंद का ससुराल भी पास में था, तो उसकी ननंद निशा नंदोई अखिल कभी भी किसी भी समय हाजिर हो जाते। रिया के ससुराल में ननंद नंदोई की सलती। रिया की सास गीता जी बेटी दामाद की ऐसी दीवानी थी कि उसके आगे उन्हें कोई और दिखता ही नहीं था। उनका मानना था कि बेटा बहू तो दूर रहते हैं, पास में तो बेटी दामादी रहते हैं, तो आखिर वक्त में वही उनके पास सेवा के लिए रहेगी। और इस बात का ताना हर बात में रिया को सुना देती। रिया ने सुबह सुबह 6 बजे ट्रेन से उतरकर ससुराल में कदम रखा ही था कि सुबह 10 बजे अखिल भी मिलने आ गए। सासू माँ ने आवाज लगाते हुए कहा, अमर देख बेटा, दामाद जी आए हैं, बहू को बोलो चाय नाश्ता लेकर आए। अमर कमरे से बाहर आकर, अखिल जी आप इतनी सुबह सुबह? अखिल बोला, हाँ भाई साहब, इधर से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं, बाद में निशा को साथ लेकर आऊंगा। अमर बोला, अच्छा किया, आइए बैठते हैं। अखिल बोला, नहीं थोड़ा जल्दी में हूँ। गीता जी बोली, रिया जल्दी करो। रिया पानी और मिठाइयाँ लेकर बाहर आई। मिठाई देखते ही गीता जी का मुंह फूल गया, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रिया ने चाय नाश्ते के लिए पूछा तो अखिल ने जल्दी में मुंह कहकर मना कर दिया और वापस चला गया। लेकिन उनके जाते ही गीता जी के चेहरे के भाव ही बदल गए और चुपचाप जाकर कमरे में सो गई। रिया ने घर का सारा काम किया, दोपहर का खाना बनाया और गीता जी को खाने के लिए बुलाने गई तो उन्होंने सिर दर्द का बहाना बनाकर खाना खाने से मना कर दिया। लेकिन रिया को उनके हाव भाव से आभास हो गया कि गीता जी नाराज हैं। उसने ये बात अमर को बताई तो रात में अमर भी अपनी माँ के पास गया। माँ चलो खाना खाते हैं। माँ बोली, नहीं तुम लोग खा लो, मेरा सिर दुख रहा है, तुम लोग जाकर खा लो। अमर बोला, लाओ माँ मैं सिर दबा देता हूँ। माँ बोली, नहीं तुम जाओ, मैंने दवा खा ली है। रिया ने ये सब देखकर कहा, अमर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ जी नाराज हैं और इसलिए खाना नहीं खा रही, हमारे पूछने पर और खुद जाकर निकाल रही हैं जब से हम आए हैं। उन्होंने एक बार भी खुशी को गोद में नहीं लिया। अमर बोला, तुम बेकार में इतना सोच रही हो, हम आज ही तो आए हैं और सुबह से कोई बात भी तो नहीं हुई, तो भला वो नाराज क्यों होगी? तुम्हें तो पता है कि उन्हें माइग्रेन है, तो हो सकता है सच में सिर दुख रहा हो। रिया बोली, हाँ हो सकता है, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा व्यवहार तो वो सिर्फ नाराजगी में करती हैं। वो भी किसी ने बेटी दामाद के खिलाफ कुछ कहा हो या सेवा में कुछ चूक रह गई हो तो। वैसे भी गीता जी रिया को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रिया की अमर से लव मैरिज हुई थी, तो उनको लगता था कि रिया ने उनके बेटे को फंसा लिया। हर बार जब भी रिया गर्मी की छुट्टियों में आती, गीता जी कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर देती और हर बार रिया को अपमानित होकर और रोकर ही वापस जाना पड़ता। हर बार अमर उसको घर पर छुट्टियों में छोड़कर चले जाते, लेकिन इस बार रिया ने अमर को भी साथ रुकने की गुजारिश की। पूरे घर में 4 दिनों तक यही सब चलता रहा। 5वें दिन शाम को निशा और अखिल घर पर आए। अखिल निशा को घर पर छोड़कर चले गए। यह कहकर कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रिया रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी।
अखिल भी बाहर गए हुए थे। इधर खुशी रोए जा रही थी, लेकिन ना बुआ ना दादी कोई उसे गोद में नहीं ले रहा था। रिया ने जैसे ही खुशी को गोद में लिया, अमर बाहर से आ गए। रिया ने बताया कि निशा आई है। अमर खुशी को गोद में लेकर कमरे की तरफ बढ़ाई था कि गीता जी और निशा की बातें सुनकर उसकी और रिया के कदम रुक गए। निशा बोली, जाने दो माँ, अब गुस्सा छोड़ दो, कुछ दिनों की बात ही, बस जैसे तैसे झेल लो, फिर तो ये लोग वापस चले जाएंगे तो सब पहले जैसा हो जाएगा। गीता जी बोली, लेकिन निशा कैसे भूल जाऊं अपने दामाद की बेइज्जती, जब बहू मेरे दामाद को इज्जत ही नहीं देगी तो क्या बात करूं। मैं उस बहू से काजू कतली और रस मलाई होते हुए भी मोतीचूर के लड्डू दिए पानी पीने के लिए, और नाश्ता तक नहीं पूछा मेरे दामाद को। ये कोई बात होती है? तुमने बताया था कि कल दामाद जी आएंगे तो मैंने पहले ही मंगा कर रख लिया था। बेशर्मों की तरह खुद खाई रसमलाई, मुझे नई बात करनी उससे। अपनी छुट्टियां बिताए और वापस जाए बस। निशा बोली, माँ, लव मैरिज वाली सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, तेज इनको पता ही नहीं होता कि किसकी कैसे इज्जत करनी है, क्योंकि उनके पास संस्कार जो नहीं होते। अगर संस्कार होते तो ये लड़कियां लव मैरिज करती ही नहीं। जो लड़कियां अपने माता पिता का मान नहीं रख पाई, वो हमारा तुम्हारा क्या करेगी। इन्हें परिवार की इज्जत और अहमियत क्या पता होगी। इन्हें तो बस अपना सुख ही दिखता है। अपनी माँ और बहन की बात सुनकर अमर को यकीन हो रहा था कि जिस बहन की शादी के लिए उसने खुद की खुशियाँ छोड़कर सारे खर्च खुद किए, वो उसके और उसकी पत्नी के बारे में ऐसा सोचती है। इधर से ये सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। अमर ने खुशी को रिया की गोद में देते हुए कहा, तुम थोड़ी देर पकड़ो खुशी को, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद अमर आ गया और उसके बाद अखिल भी आएंगे। सबने मिलजुल कर खाना खाया। गीता जी की खुशी देखते ही बन रही थी। जैसे ही अखिल ने कहा, निशा चलो अब चलते हैं। निशा ने कहा, हाँ आती हूँ, तुम कार में चलो, 2 मिनट बस। पत्नी भक्त अखिल ने सहमति में सिर हिलाकर कार में चले गए। तभी निशा ने कहा, माँ, तुम अपना और मेरी कई बात दोनों का ध्यान रखना, बस कुछ दिनों की बात है, बस फिर तो मैं ही हूँ, अच्छा चलती हूँ। तभी अमर ने कहा, रुको निशा, ये इज्जत लेती जाओ। निशा बोली, मतलब इसमें क्या है भैया। अमर, अखिल जी की इज्जत। निशा बोली, आश्चर्य से मतलब अमर मतलब काजू कतली और रसमलाई। गीता और निशा दोनों रिया की तरफ घूरते हुए देखने लगी। तब गीता जी ने कहा, अच्छा तो महारानी ने भड़काया है और तू भी अपनी बीवी की भाषा बोल रहा है। अमर बोला, नहीं माँ, ये तो मेरी ही भाषा है, शायद बेटी दामाद के आगे आपको बेटे की भाषा भी भूल गई हो। आप दोनों हम लोगों के बारे में ऐसी सोच रखती हो, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कल आपको गुस्सा सिर्फ इस बात से आया कि अखिल को स्वागत में काजू कतली और रसमलाई ना देकर मोतीचूर के लड्डू दिए गए। नाश्ते के लिए अखिल ने ही मना किया था। जब आपको पहले से पता था कि अखिल आने वाले हैं तो आपने हमें क्यों नहीं बताया। आपको सिर्फ और सिर्फ बेटी दामाद दिखते हैं, लेकिन आपको बेटा बहू तो छोड़ो, अपनी पोती भी नहीं दिखी जिसे आप प्यार से गोद में नहीं ले सके। आपको ये नहीं पता कि 24 घंटे की लंबी दूरी तय करके आने के बावजूद रिया घर के काम किए। गुस्सा या शिकायत की बजाय ये बात आपने रिया को बता दी होती तो शायद आज आप और हम दोनों ही खुश होते।
निशा तू तो पढ़ी लिखी है, आज के जमाने की लड़की है, तेरी सोच ऐसी कि लव मैरिज वाली लड़कियां संस्कारी हीन होती हैं। अगर रिया संस्कारी हीन होती तो सब कुछ जानते और सुनते हुए भी चुप ना रहती, समझी, क्योंकि बोलना और जवाब देना सबको आता है। सासू माँ बोली, बहुत बोलने लगा है तू तो, मुझसे नहीं जरूरत तुम्हारी मेरे लिए, मेरी बेटी दामादी मेरे लिए काफी है। तुम दोनों जलते हो मेरे बेटी दामाद से, लेकिन एक बात बता दूं, मेरा दामाद मेरा बेटा है और कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। समझे, जिसको जो समझना हो समझते रहे, कुछ गलत नहीं कहा। निशा ने बिल्कुल सच्ची बात कहा है। चाहे तो तुम लोग अभी चले जाओ मेरे घर से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमर बोला, माँ हम तो यहाँ खुशियाँ और प्यार बांटने आए थे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि आपके लिए हमारा यहाँ आना सिर्फ एक बोझ है। आप चाहती ही नहीं कि हम यहाँ आए तो ठीक है। माँ माफी चाहूंगा, लेकिन जैसे आपको अपने बेटी दामाद की इज्जत प्यारी है, वैसे ही मुझे भी अपनी पत्नी और बेटी भी प्यारे हैं, तो मैं भी उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब समझ आया कि रिया हर बार सच बोलती थी और मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। अब हम छुट्टियों में यहाँ तभी आएंगे जब आप हमें बुलाएंगे, कहकर अमर और रिया वापस चले गए। लेकिन कहते हैं वक्त हर समय एक जैसा नहीं रहता। कुछ सालों बाद एक दिन अमर को निशा का फोन आया कि माँ की तबीयत खराब है। पता चला पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका है और बेटी ने ससुराल की जिम्मेदारी का बोझ दिखाकर सेवा करने से मना कर दिया। मन मार कर मजबूरी में गीता जी को रिया और अमर के साथ रहना पड़ा। आज भी बेड पर पड़े पड़े गीता जी रिया को सिर्फ बदुआ ही देती हैं, क्योंकि उनकी नजरें आज भी रिया के हर काम में कमियां ही देखती हैं। दोस्तों, मैं गीता जी जैसे लोगों से कहना चाहूंगी, अगर वो अपने दामाद को बेटा मान सकते हैं, दामाद को प्यार करते हैं, तो बहू को बेटी मानने में क्या गलत है। दोस्तों, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि दामाद को भी बेटा माने पर घर की लक्ष्मी को भी अपनी बेटी की तरह ही मानना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।